हेलो एवरीवन। आज हम आ गए हैं अपने साइंस के लास्ट चैप्टर पर और इसी के साथ हमारी साइंस हो जाती है कंप्लीट। ये है चैप्टर नंबर 13। बात करते हैं हम अवर एनवायरनमेंट की, एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में कोई अंतर है, क्या क्लाइमेट और वेदर में कोई अंतर है। ज्योग्राफी वाली मैम ने बताया होगा ना आपको। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं सारी, कुछ नया नहीं है, आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या चीजें हैं। उन्होंने कहा कि आपने कई बार ना एनवायरनमेंट शब्द सुना होगा, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, या जो लोग आपके आसपास हैं। कई बार हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो सीनियर हैं, हमारे जो एल्डर हैं, वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट ना खराब हो चुका है, वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। और दूसरे कहते हैं कि हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। ग्लोबल समिट होती हैं ताकि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इस मुद्दे पर बात कर सकें कि एनवायरनमेंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये एनवायरनमेंट जो शब्द है इसका मतलब क्या है। मम्मी कई बार कहती हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ना। वो सारी चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या ह्यूमंस हो, वो सब के सब एक फिजिकल सराउंडिंग में रहते हैं जिसके साथ वो इंटरेक्ट भी करते हैं नेचर में। ठीक है। अब ये जो फिजिकल सराउंडिंग है ना, ये फिजिकल सराउंडिंग ही इकोसिस्टम को जन्म देता है। ठीक है। तो उसने बोला है, यहां पर क्या दे रखा है, उसने कहा ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem। ठीक है। तो उसने बोला जो भी चीजें जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो रॉक्स हो, चाहे पानी हो, चाहे एयर हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो कुछ भी आपके आसपास है, फिजिकल एनक्लोजर है, वो सब कुछ एक इकोसिस्टम में आता है। तो अब इकोसिस्टम में उन्होंने कहा कि इसका मतलब इकोसिस्टम में दो पार्ट होने चाहिए। कौन कौन से पार्ट होने चाहिए? एक पार्ट होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक पार्ट होता है एबायोटिक कंपोनेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बायो वाले बायोटिक यानी कि लिविंग। ठीक है। दूसरे एबायोटिक, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ठीक है। अब देखिए यहां थोड़ा सा अंतर है। हम कह रहे हैं नॉन लिविंग, डेड की बात नहीं कर रहे हैं। नॉन लिविंग क्या है? वाटर, रॉक्स, सॉइल, है ना, एयर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग। लिविंग क्या है? एनिमल्स, फ्रॉग्स, ट्रीज, है ना, ये सब के सब लिविंग है, यानी ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। इन्होंने दे भी रखा है शायद। उन्होंने कहा कि बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप गार्डन में विजिट करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के डिफरेंट प्लांट दिखाई देंगे, ग्रासेस दिखाई देंगी, ट्रीज, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मीन, सनफ्लावर, बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देंगे, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, सब के सब मिलकर एक तरह से इकोसिस्टम जनरेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बन गया इकोसिस्टम। तो मैंने जाना कि इकोसिस्टम क्या होता है, मैंने जाना कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैंने जाना कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर दे रखा है कुछ नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो गए? गार्डन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कहीं पर भी किसी तरह का कोई लेक हो गया। ठीक है, सब का सब इकोसिस्टम है। क्या क्या हो सकता है? किसी तरह का कोई लेक एक इकोसिस्टम हो सकता है, कोई ओशियन एक इकोसिस्टम हो सकता है, कोई फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम हो सकता है, कोई डेजर्ट एक इकोसिस्टम हो सकता है। छोटा सा मतलब एक एनक्लोजर की हम बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये सारे के सारे ना नेचुरल वाले हैं।
आर्टिफिशियल वाले क्या हो गया, उन्होंने क्या रखा, एक्वेरियम। ठीक है, ये एक्वेरियम क्या हो गया, एक तरह का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, चलिए हमारे पास कुछ और चीजें हैं, देखते हैं एक एक करके। उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले ये भी देखा है कि कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं। तो बेसिकली हमने ना सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना इन तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स, ये क्या करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, इससे अपना खाना बना लेते हैं। दूसरे आ जाते हैं कंज्यूमर्स, जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब जब ये चाहे प्रोड्यूसर्स हो चाहे कंज्यूमर्स हो, जब ये मर जाएंगे, जब ये डेड हो जाएंगे, तो इनको वापस से इनकी एलिमेंटल फॉर्म में पहुंचाने का काम डिकम्पोजर्स करेंगे। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, बेसिकली ये क्लीनिंग करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे हमारे सराउंडिंग्स की। ठीक है, तो अब यहां दे रखा है कि ये सब के सब ना एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। और यहीं पर उन्होंने बोला विच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम क्लोरोफिल, या हम कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, क्लोरोफिल वाले जितने भी होते हैं वो सारे ये काम करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। बेसिकली वो सबकी इनकी डेफिनेशंस बता रहे हैं आपको। दूसरे आ जाते हैं कंज्यूमर्स, जो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स को खाएंगे डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ये सब के सब, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये काम करेंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, और ये सारे के सारे डेड डिकेइंग एनिमल्स को क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन कर देंगे। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे वो सिंपलर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में टूट गए। ठीक है, तो अब ये काम जो किसने करा, ये काम करा डिकम्पोजर्स ने। ठीक है, तो वापस से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, हमने बायोटिक कंपोनेंट देखे, हमने ए बायोटिक कंपोनेंट देखे। ठीक है, फिर हमने देखा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कंज्यूमर्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक इन्होंने एक टेबल बना रखी है कि मान लीजिए आपके पास आप एक एक्वेरियम बनाना चाह रहे हैं और उसमें आप कुछ एक्वेटिक एनिमल्स रखना चाह रहे हैं जो एक दूसरे को खाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि उसे किस तरह से इंटरडिपेंडेंट बना दें, कुछ ऐसा कुछ उसमें करें जो वो इंटरडिपेंडेंट हो। मतलब एक कोई उसमें प्रोड्यूसर मेरे पास होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए, दूसरा कंज्यूमर उसमें होना चाहिए। फिर ये दोनों जब मरेंगे तो उसे साफ रखने के लिए मेरे पास एक डिकम्पोजर भी होना चाहिए। तो अगर ये एक्वेरियम में मैं सारी चीजें एस्टेब्लिश कर पाया तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, वहां पर एक सेल्फ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम देखने को मुझे मिलेगा। ठीक है, अब ये जो बार बार मैं जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ये जो डिकम्पोजर्स की बात कर रहा हूं ना, तो हम क्या करते हैं, हम ना ये सारी चीजों को एक दूसरे से मैप करते हैं। ये जो मैपिंग है, इंटरलिंकिंग है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो हु इज ईटन बाय whom, हु इज ईटन बाय whom, ये बताता है फूड चेन। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ भी होगा, हम पढ़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा हु इज ईटन बाय whom, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। और एक से ज्यादा फूड चेन को हम जब इंटरलिंक कर देते हैं तो बन जाता है फूड वेब। ठीक है, तो ये ट्रीज थे, इसे खाया इसने डियर ने, फिर ये टाइगर ने खा लिया। फिर ये कुछ ऐसे प्लांट्स थे, इसे ग्रास ऊपर ने खाया, इसको फ्रॉग ने खाया, इसको स्नेक ने खाया, इसको ईगल ने खाया। यहाँ कुछ इस तरह के प्लांट्स थे, इसमें क्या था, स्कॉर्पियन था, इसके अंदर फिर स्कॉर्पियन को खा लिया फिश ने, फिश को खा लिया इसने, जो भी स्वान होंगे या जो भी होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने ना कैटेगराइजेशन फिर से कर रखा है। उन्होंने कहा
कैटेगराइजेशन क्या है इस बार? उन्होंने बोला कि ये ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आ जाते हैं। तो देखिए समझिए, ट्रॉपिक लेवल होता क्या है? ट्रॉपिक लेवल का मतलब है कि एनर्जी किस तरफ फ्लो कर रही है, किस लेवल पर कितनी एनर्जी है, किस लेवल पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले, कंज्यूम करने वाले हैं, इन सब लेवल्स को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो यहां लिखा हुआ भी है, हर एक स्टेप या हर एक लेवल जो है फूड चेन का, वो एक ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्लांट हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, वो पहले लेवल पर आ जाते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स के पास ना बहुत ज्यादा एनर्जी है, बड़े हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी है इनके पास। फिर आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये कौन हो सकते हैं? फ्रॉग्स हो सकते हैं, ठीक है, ग्रास हॉपर हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो इनको खाएगा, स्नेक हो गया, ठीक है, ह्यूमंस हो गए, सही। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं? टर्चरी कंज्यूमर्स, ये क्या होंगे? ये डिकम्पोजर्स होंगे। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल यहाँ पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं 10% लॉ। 10% लॉ, ये 10% लॉ क्या है? यहीं पर दे रखा है, ये रहा 10%, ठीक है, हम बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर ये एक चीज, और यहाँ पर वो कई बार पूछता है कि कितने ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल ना मैक्सिमम 4 to 5 हो सकते हैं, इसके ऊपर एनर्जी नहीं जा पाती है, ठीक है, इससे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। यहाँ हमने कितने बना रखे हैं? 4 बना रखे हैं, ठीक है। हो सकता था कि यहाँ पर ये इस तरह से इसे डिवाइड करके कहता कि टर्चरी कंज्यूमर आ गए, फिर डिकम्पोजर्स आ गए, ऐसे हो सकता था, ठीक है। चलिए, इन्होंने क्या रखा है? जो भी ग्रीन प्लांट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहते हैं, वो टोटल सन एनर्जी का सिर्फ 1% ही यूज कर पाते हैं और उसे कन्वर्ट करके फूड बना लेते हैं या फूड एनर्जी में ट्रांसफर कर लेते हैं। जितना भी सन पूरे साल में, पूरी जिंदगी में उस प्लांट के ऊपर दिखा होगा, जितनी एनर्जी आई होगी, सिर्फ उसने कितना कंज्यूम करा? सिर्फ 1% उसने स्टोर कर लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। अब देखिए, उसने कहा ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा खाए जाएंगे, ठीक है, दे आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स। और यहां पर दे रखा है बहुत एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इसमें, और हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में चली जाती है, कुछ डाइजेशन में चली गई, कुछ वर्क करने में चली गई, और बाकी ग्रोथ की तरफ लग जाती है। उसने कहा अराउंड 10% जो एनर्जी खाई थी, मान लीजिए प्रोड्यूसर्स से मुझे मिली 10,000 जूल प्रोड्यूसर्स पर, ठीक है, इसका सिर्फ 10% आगे जाएगा। मतलब मैं इसे नीचे से ऊपर की तरफ बनाता हूं, है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया 10,000 जूल, यहां पर था प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर से इनके पास कितना आएगा? सिर्फ 10% आएगा। इससे कितना आएगा? सिर्फ 10% आएगा। इससे कितना आएगा? सिर्फ 10% आएगा। तो लास्ट में पहुंचते पहुंचते एनर्जी इतनी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वहां पर किसी भी तरह का एनर्जी से वो ऑर्गेनिज्म सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि वो पूरा का पूरा ट्रॉपिक लेवल जो था वो कोलैप्स हो जाएगा और पूरा का पूरा एक फूड चेन वहीं खत्म हो जाएगी। तो हमें फिर वही बात याद आती है कि ट्रॉपिक लेवल कितने हो सकते हैं? 4 से 5 हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 हो सकते हैं। मैंने 4 तक 10 जूल करके दिखा दिया। नेक्स्ट लेवल अगर होता तो इसमें 1 जूल बचता, है ना, तो 1 जूल किसी काम का नहीं है। 1 जूल एनर्जी ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होती, नेग्लेजेबल होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10% रूल आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन बनता है यहाँ से डायरेक्ट, 10% रूल क्या है, ठीक है, 10% रूल या एनर्जी ट्रांसफर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो यहां दे रखा है, उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स जो सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल पे है ना, वही सबसे ज्यादा नंबर में है जिनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब इन्होंने ये भी कह रखा है कि जो लेंथ है या कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन की, वो डिफर कर सकती है, मतलब इंडिविजुअल्स पर, कौन क्या खा रहा है, ठीक है, उस पर डिफर करती है कि फूड चेन किस तरह की होगी या कितनी कॉम्प्लेक्स होगी।
ठीक है। चलिए, तो यहां पर उन्होंने वापस दिखा रखा है सनलाइट। सनलाइट से क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स को खाया हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को खाया कार्निवोर्स ने, और यहाँ पर भी टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एक फूड चेन उन्होंने फिर से यहाँ पर दिखा रखी है। चलिए, तो ये इस बार ना फूड चेन थोड़ी सी डिफरेंट है, उन्होंने ना इंटरलिंकिंग कर रखी है। तो बेसिकली ये आपको एक आइडिया दे रहे हैं फूड वेब कैसे काम करता है। तो अब इसको भी शेर खा सकता है, इसको भी शेर खा सकता है, इसको भी शेर खा सकता है, इन सबको तो बेचारों को खा ही सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, टॉप कार्निवोर्स हो गए। ये कौन हो गए, टॉप कार्निवोर्स। इनके ऊपर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये फूड वेब का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट इन्होंने यहां दे रखा है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है क्या, अगर किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर अगर फूड चेन में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस घुस गया है, कुछ भी केमिकल घुस गए हैं, तो वो पूरी की पूरी फूड चेन को मतलब इफेक्ट करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा, वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड द अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट। ठीक है, तो उन्होंने बोला मैंने क्रॉप्स को बचाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए और इसी के जैसे और चीजों को मारने के लिए। दूसरे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट्स थे, किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स थे। और अगले और भी हैं भैया, हर्बीसाइड्स, है ना। तो ये क्या होते थे, ये हर्बिसाइड्स कह दीजिए या इन्हें वीडीसाइड्स बोल दीजिए। तो ये क्या थे, वहां पर किसी भी तरह के कोई वीड ना हो, अनवांटेड प्लांट ना हो। ठीक है, उनको मारने के लिए भी मैंने केमिकल यूज करे। तो बेसिकली ये केमिकल है ना, क्रॉप्स में घुस गए। ये क्रॉप्स में घुस गए, जब आप उन क्रॉप्स से जो भी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा, जब उन्हें खाएंगे तो वो जो केमिकल वहां से इकट्ठा हुआ था वो ट्रांसफर होता चला जाएगा और फाइनली वो आप तक भी पहुंचेगा। तो हम ये सोचते हैं कि हमने वो उसमें खेतों में डाल दिया है और वो अब बस उनको नुकसान देगा, हमें कोई नुकसान नहीं देगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर दे रखा है कुछ और चीजें दे रखी हैं। अच्छा, एक टर्म हम यूज करेंगे यूट्रोफिकेशन, बड़ी शानदार टर्म है, बार बार पूछा जाता है। एक टर्म होती है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, दोनों को हम अभी डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है या बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए, यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारे पास आ जाता है यहां पर ये, ठीक है, देखिए बायोमैग्निफिकेशन तो मुझे देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी उन्होंने क्या कहा, जितने भी केमिकल्स पीछे से आ रहे थे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है जो फाइनल ऊपर बैठे हुए वाले जो कंज्यूमर्स हैं ना उनके अंदर। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। दूसरा वर्ड जो था यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन में ना क्या हुआ, अब या शायद आगे दे रखा होगा, चलो यूट्रोफिकेशन, हाँ शायद दे रखा होगा। चलो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर ले। सबसे पहले दे रखा है कि ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, फूड चेन के हर एक स्टेप को, हर एक लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। फूड चेन का कोई एग्जाम्पल दो और उसमें अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल है उसके बारे में बताओ। दूसरा है व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, तो उसने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, कौन, डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब जो हमने अभी भी पढ़ा ना, क्या था, केमिकल का क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इकट्ठा हो गया हमारी बॉडी में, वो क्या कहलाया, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बिल्कुल इसी के जैसा है यूट्रोफिकेशन, इस बार थोड़ा सा अलग है, होगा एनवायरनमेंट के साथ लेकिन असर हमारे पास, हमारे ऊपर ही आएगा फाइनली। चलिए, तो इन्होंने कहा कि हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनसे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो उन्होंने बोला, क्लास 9th में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। तो उन्होंने कहा अभी इसी के जैसे हम दो बातों पर बात करेंगे। जो पहला है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर,
दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं उसे किस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली बात आ जाती है ओजोन लेयर। ओजोन जो होता है ये O3 मॉलिक्यूल होता है। जब ये यूवी रेडिएशन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है O2 प्लस बनाता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब सिर्फ अकेला मॉलिक्यूल, अकेला एटम इसका ऑक्सीजन का। ठीक है, अब वापस से चलते हैं। मान लीजिए दो नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर गए इन द फॉर्म ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी, तो ये क्या बना लेंगे, वापस से O2 बना लेंगे। तो मजेदार बात क्या है, ओजोन से मुझे क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। लेकिन अगर वापस चले जाएं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले तो वापस से क्या बना लेता है, O3 बना लेता है। तो बेसिकली ओजोन से ही ऑक्सीजन मिल रही है और ऑक्सीजन से वापस ओजोन बन रही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आई, जब अपने आप ही बन रहा है, अपने आप ही टूट रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम है जो हमने फ्रिज रेफ्रिजरेटर जितने भी यूज करे ना उसमें, उन्होंने कहा हायर लेवल के एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर के हायर लेवल में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो यूवी रेडिएशन है ना, ये हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें देखने को मिलता है। हायर एटमॉस्फेयर में हम कह सकते हैं वहां पर ओजोन एक तरह से बैरियर या प्रोटेक्शन करती है, हमें बचाती है इन सब चीजों से, इसके हार्मफुल इफेक्ट से। जिसके लिए हम यहाँ देखते हैं क्या करा, जितनी भी यूवी के अंदर ना एनर्जी थी उस एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, इस यहाँ पर ऑक्सीजन ने एब्जॉर्ब कर लिया। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन गया, ये वापस से ओजोन या तो ब्रेक डाउन, हमने ब्रेक डाउन भी देखा था ना इसका, यूवी से ब्रेक डाउन हुआ और क्या होगा, O2 प्लस O बन जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्या जितनी भी यूवी आ रही थी उसे यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया। जब यूवी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यूवी नीचे नहीं आएगी और यूवी की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट थे वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब अब मेरे ऊपर वो रेडिएशन नहीं आएगी जिसकी वजह से मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई डैमेज हो सकता था। ठीक है, तो ये मुझे देखने को मिला। अब यहां पर इन्होंने दिखा रखा है कि यूवी की वजह से ना स्किन कैंसर तक हो सकता है, क्योंकि यूवी रेडिएशंस जो होती है ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं। इसी की वजह से ये हमने देखा कि ये हमारे ऊपर क्या करते हैं, ये मतलब कैंसर तक कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है फिर, अगर ये रिएक्शन ऐसे चल रही थी तो प्रॉब्लम आई क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। ठीक है, होगा क्या, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिन्हें हम CFC भी बोलते हैं, ओरिजिनली जैसे ही ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटा, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके ना ये अपने मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक, इन्होंने ये ऑक्सीजन यहां से चुरा ली बीच में से, जितने ज्यादा CFC उतने ज्यादा ये ऑक्सीजन यहां से चोरी कर लेंगे। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ओजोन नहीं बनेगी। ओजोन नहीं बनेगी तो मतलब ओजोन का ब्रेक डाउन तो हो रहा है लेकिन वापस से वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रही है। जब वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रही है तो जो लेयर है कई किलोमीटर की है, वो कई 100 किलोमीटर की है। ठीक है, अराउंड 150 टू 300 किलोमीटर की है, वो पूरे का पूरा एक लेयर है। वो लेयर ना थिनिंग होनी शुरू हो जाएगी, इसी को हम ओजोन लेयर डिप्लीशन बोलते हैं। तो हमने क्या करा, हमने यूएन के साथ सारी UNEP में ये जो मुद्दा था ये उठाया गया और हमने ये डिसाइड करा कि आज के बाद से जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे वो CFC फ्री यूज करेंगे। रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स का मतलब होता है ऐसी गैसेस, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल्स जो कि ठंडा करने में काम आते हैं, चाहे हम AC की बात करें चाहे हम रेफ्रिजरेटर की बात करें। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ये रेफ्रिजरेंट वाला किस्सा खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। उन्होंने कहा जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसे मैनेज करना है। डिस्पोज करने की बात तो बाद में करेंगे, हम अभी मैनेज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनेज करने से क्या मतलब है, मैनेज करने से मतलब है जब हम कहेंगे कि उसे रीयूज करो, रीपर्पस करो, रिसाइकिल करो, रिड्यूस करो। ठीक है, तो बेसिकली ये 5R होते हैं। ठीक है, तो 5R में क्या क्या आ जाता है,
रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस, रिसाइकिल, और हम क्या करते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस, रिसाइकिल। चलो देखेंगे, शायद एक मेरे दिमाग से निकल रहा है। ठीक है, 5 R होते हैं शायद। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उन्होंने कहा लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर था उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हमारे अंदर जो फूड हम खाते हैं वो कुछ एंजाइम्स हमारे अंदर काम करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन क्या हो कि हम वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोयला खाना शुरू कर दें और हमें एनर्जी मिल जाए? ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा these materials will be acted upon by the physical processes like heat। उन्होंने कहा कुछ चीजें होती हैं जैसे कि सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर काम करते हैं। सेप्रोफाइट्स रॉटन पर काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, दो चीजें हमने बता दी। तो बायोडिग्रेडेबल एक हो गया और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। ये क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना, इन्हें ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, इन्हें क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हमेशा हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक, ठीक है, रबर, ये कहीं नहीं जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या हो गए? ट्री हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गए, इंसान भी बायोडिग्रेडेबल है भैया। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर दो चीजों की बात हुई, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपसे ये डेफिनेशन पूछ सकता है, तो यहां दे रखी है। Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. Substances that can be broken down into biological processes are called biodegradable. ठीक है, चलिए हमारे पास आ जाता है why are some substances biodegradable and some non-biodegradable। डिपेंड करता है किस तरह से बने हुए हैं, कंपोजिशन क्या है, नेचर ऑफ द कंपोजिशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि वो बायोडिग्रेडेबल है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से इसे खत्म कर सकते हैं तो हम कहते हैं ये बायोडिग्रेडेबल है, नहीं कर पाएंगे तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। उन्होंने कहा कि ऐसे दो तरीके बताओ जिससे बायोडिग्रेडेबल जो है हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। देखो, अगर मैं कहूं कि कोई भी ट्री है ना, किसी भी तरह का ट्री है, अगर वो मर जाए, वहां पर पड़ा रहे, सड़ता रहे, तो किसी तरह की बीमारियां होंगी। एनिमल है, मर जाए, सड़ता रहे वहां पर, तो बीमारियां होंगी। लेकिन अगर वो वहां से गायब हो जाए या डिकम्पोज कर दिया जाए, तो अब क्या हो गया? जो वेस्ट था वो डिस्पोज हो गया, रिमूवल हो गया, क्लीनिंग हो गई एनवायरनमेंट की। उसने कहा कोई ऐसे दो तरीके बताओ जिनसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, इन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं हमारे पास, आप ऊपर लिखा हुआ है, वहां से जो भी पसंद आपको आए वो लिख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने क्या अपने टाउन में गार्बेज के ढेर लगे हुए देखे हैं? तो आपने किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाइए और आपको वहां पर कपड़ा, वहां पर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, प्लास्टिक के रैपर हैं, चिप्स के रैपर हैं, प्लास्टिक बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक्स की, वो सब कुछ पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने पीछे गार्बेज से डील करने की बात करी थी, अब इस पर थोड़ा सा और बात करने की जरूरत है। तो कैसे बात करेंगे? उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पंचायत में जाकर, ग्राम पंचायत में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर इस तरह के चीजें कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे कि आप उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, चलिए उन्होंने क्या रखा है कि हमारी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा अगर इंप्रूवमेंट हम कर लें तो जो वेस्ट मटेरियल जो जनरेट हम कर रहे हैं ना, उसमें भी रिडक्शन आ जाएगा।
ठीक है। तो हम कौन सी चीजें डिस्पोज या डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। कितना वेस्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल है और कितना नॉन बायोडिग्रेडेबल है उससे भी फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा डिस्पोजेबल कप अगर हम ट्रेन में यूज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि कई बार आपने ट्रेन में जाते हुए चाय पी होगी प्लास्टिक के ग्लासेस में, जो कि विच हैड टू बी रिटर्न टू द वेंडर, हम वेंडर को वापस दे सकते हैं। लेकिन जब से ये डिस्पोजेबल कप्स आए हैं ये थोड़ा सा हाइजीन की तरफ एक नया रीजन, एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो उस टाइम पर ऐसा लगता था कि डिस्पोजेबल कप की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आगे देखा हमने तो कुल्हड़ जो थे वो बहुत अच्छे तरह से काम करते थे। तो उन्होंने कहा कुल्हड़ बनाना जब हमने शुरू करा ना तो उसके लिए हमें क्या करना था, हमें बहुत बड़े स्केल पर हमें फर्टाइल टॉप सॉइल को इस्तेमाल करना पड़ा और हमने कुल्हड़ बनाने के चक्कर में फर्टिलिटी खो दी, मिट्टी की जो प्रोडक्शन था वो खो दिया। अब इसे कुल्हड़ को बंद करके प्लास्टिक के ग्लासेस को बंद करके हम पेपर के डिस्पोजेबल कप यूज कर रहे हैं। तो अब उन्होंने लास्ट में कह रखा है आपको लगता है कि क्या ये डिस्पोजेबल पेपर कप जो हम यूज करते हैं इसका एडवांटेज है कोई या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो चैप्टर हमारा ये यहीं खत्म हो जाता है। तो देखिए किसी भी चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना टाइम के साथ आता है, टाइम के साथ पता चलता है कि आपने कितना उसमें सुधार करा था या कितना उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बचे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर दे रखा है ओजोन क्या होता है और ओजोन से हमारे एनवायरनमेंट पे या हम पे क्या असर पड़ता है। तो ओजोन बेसिकली एक तरह का O3 यानी ऑक्सीजन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है। ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से इकोसिस्टम में यूवी रेडिएशन आ नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें डैमेज हो सकता था वो डैमेज नहीं होता है। आगे कह रहे हैं हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो कोई भी दो मेथड बता दीजिए। आप रीयूज कर सकते हैं चीजों को, आप उनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं, या उनका, इन्होंने रिड्यूस लिख दिया, या आप मान लीजिए बाहर से आप प्लास्टिक के जो बॉटल लेके आए थे जिसमें कोल्ड ड्रिंक पिया था, आप उसको एक गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वेस्ट डिस्पोजल को कम कर सकते हैं। चलिए, इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू।